नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है ये रहेगी पॉलिटिकल साइंस की, यानी राजनीति विज्ञान की हम बात करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसमें आज हमारी जो तीसरी क्लास है मूल अधिकारों के विषय में, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे आर्टिकल 22 के बारे में, तो अब उससे आगे के जो मूल अधिकार हैं अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। और आज की जो क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो देखिए बड़े ध्यान से देखना है आज आपको। और उससे पहले आप सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। और जल्दी से एक बार सभी इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से, और शेयर भी कर दो इससे, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर, और हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की। हमारा टॉपिक था मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे वो हम स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसके बारे में पढ़ चुके थे, यानी अब उससे आगे बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है, उसके बारे में और बता देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले ये पढ़ा था कि अनुच्छेद 21 ये हमें शिक्षा पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है या अधिकार है। लेकिन अगर हम शिक्षा के मूल अधिकार की बात करें, शिक्षा का मूल अधिकार, अगर हम शिक्षा के मूल अधिकार की बात करें तो शिक्षा का जो मूल अधिकार है ये बाद में जोड़ा गया, या शिक्षा के अधिकार को, मूल अधिकार का जो दर्जा है ये बाद में दिया गया था। और ये दिया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में। यानी शिक्षा का जो मूल अधिकार है ये संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में। और शिक्षा के जो मूल अधिकार का जो वर्णन है ये किया गया है अनुच्छेद 21 क के अंदर। यानी जो शिक्षा का हमारा मूल अधिकार है, शिक्षा को मूल अधिकारों का दर्जा दिया गया और इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 क के अंदर। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया था। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो शिक्षा का मूल अधिकार है ये संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2010। संपूर्ण भारत में शिक्षा का मूल अधिकार कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010। तो ये हम बात कर चुके थे शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। लेकिन शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया और इसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21 क, कब, 2002 में। और अब चलते हैं इससे आगे, तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रख लेना। अब इससे आगे बात करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके थे हमारा जो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये जो हमारा पहला मूल अधिकार था इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा मूल अधिकार आता है यह आता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है ये हमारा तीसरा मूल अधिकार है, और ये जो तीसरा मूल अधिकार है इसे कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये आता है अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है, यानी इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल हैं। अब इन दोनों के विषय में बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 23 के बारे में,
तो जो अनुच्छेद 23 है इसके अंतर्गत लिखा गया है मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध है, बलात् श्रम निषेध है। ये लिखा गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध है। अब इसका अर्थ समझते हैं कि इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है। मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का अर्थ होता है गलत तरीके से मनुष्य की खरीद बिक्री, यानी मनुष्य को वस्तुओं की भांति खरीदना और बेचना। इसके अलावा महिलाओं को भी, क्योंकि मानव के अंतर्गत सभी आएंगे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, तो मनुष्य, महिलाएं और बच्चे, इन्हें वस्तुओं की तरह गलत तरीके से खरीदना, बेचना, यानी मानव तस्करी करना। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, बलात् श्रम का अर्थ होता है बलपूर्वक श्रम, श्रम माने होता है कार्य, यानी किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य को कराना, बलपूर्वक उससे कार्य को कराना बिना उसकी मजदूरी प्रदान किए, ये होता है बलात् श्रम। इसे निषेध करता है, यानी प्रतिबंधित करता है, इस पर रोक लगाता है आर्टिकल 23, यानी इस मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 23 के अंतर्गत है। और मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आती है मानव तस्करी, यानी मनुष्य को वस्तुओं की भांति खरीदना या बेचना। क्योंकि पहले क्या था कि मनुष्य को दासों के रूप में वस्तुओं की भांति खरीदा जाता था या बेचा जाता था, तो मानव तस्करी पर रोक लगाता है आर्टिकल 23। इसके अलावा इसी के अंतर्गत आती है, अगर हम बात करें मानव तस्करी, और इसी के अंतर्गत आती है दास प्रथा, क्योंकि मनुष्य को जब खरीदा या बेचा जाता था तो उसे दासों के रूप में बंदी बनाकर रखा जाता था, उसका शोषण किया जाता था। तो अब इसके विरुद्ध हमें अधिकार है। तो मानव तस्करी और दास प्रथा, इस पर कौन सा आर्टिकल रोक लगाता है, आर्टिकल 23। बलात् श्रम यानी बलपूर्वक जबरदस्ती कार्य कराना, यानी इसका मतलब होता है बेगार प्रथा। बेगार पहले क्या था कि जो उच्च तबके के लोग थे, ये गरीबों से या जो आर्थिक पिछड़े हुए लोग थे उनका शोषण करते थे, बिना कोई पैसा दिए उन्हें जबरदस्ती उनसे कार्य कराते थे, जिसे कहा जाता है बेगार प्रथा। तो अब इन सब पर रोक लगाता है संविधान का आर्टिकल 23, इसे गलत साबित करता है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो फिर इसे दंडनीय अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। यानी भारत के संविधान में जो आर्टिकल 23 है, ये आर्टिकल 17 के बाद, आर्टिकल 17 के बाद अगर जो आर्टिकल 23 है अगर इसका उल्लंघन होता है तो ये मूल अधिकारों में दूसरा दंडनीय अपराध माना गया है। दंडनीय अपराध, यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि मूल अधिकारों में ऐसा कौन सा कृत्य है या किस आर्टिकल का उल्लंघन पहला दंडनीय अपराध माना गया है, तो वो अस्पृश्यता, यानी आर्टिकल 17 का हनन, अगर इसका हनन करता है तो ये पहला दंडनीय अपराध है मूल अधिकारों में। और दूसरा दंडनीय अपराध कौन सा माना गया है, तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन। तो यहाँ तक था हमारा ये आर्टिकल 23। अब इसमें जो दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 24, अब इसकी बात कर लेते हैं। यानी अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 24। अब अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें तो जो आर्टिकल 24 है इसमें लिखा गया है 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24 ये कहता है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनकी नियुक्ति, उन्हें ऐसे किसी कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा जहाँ पे उनकी जान को खतरा है, उनकी जान भी जा सकती है। यानी कारखानों, खानों और अन्य कोई जोखिम भरे कार्यों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसे अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। और संविधान में जो प्रावधान किया गया था, ये किया गया था 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा,
जेल, 3 माह से 1 वर्ष तक की जेल और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना। तो ये अगर इसका उल्लंघन होता है आर्टिकल 24 का, तो ये इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा तीसरा मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अब हमने 3 मूल अधिकार कंप्लीट किए। सबसे पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, और तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा तीसरा मूल अधिकार था और इसे भी आज हमने पढ़ लिया। अब इससे आगे बात करते हैं, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ही अपने नोट्स बनाएं, इसी हिसाब से शॉर्ट में लिखें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, तो देखें, अगर यहाँ तक आपके समझ में ये आया हो तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो और अपनी प्रतिक्रिया दो, ताकि मुझे पता चले मैं आगे बढ़ा सकूँ इस टॉपिक को। और आप इसे शेयर भी करो सभी लोगों के पास। देखिए, तो 3 मूल अधिकार हमने कंप्लीट किए। अब जो हमारा चौथा मूल अधिकार आता है, इसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। अब ये जो चौथा मूल अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी हमारा चौथा मूल अधिकार है, इसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, जो कि हमारा चौथा मूल अधिकार है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत कुल आते हैं 4 आर्टिकल, 25 से लेकर 28 तक। तो इन सभी आर्टिकलों के बारे में देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले 25, 26, 27, अंतिम आर्टिकल इसमें 28। अगर हम इसमें सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात करें, तो जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत वर्णन किया गया है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसका वर्णन है आर्टिकल 25 के अंदर। इसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के अंदर, इसके अंदर वर्णन किया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के लिए व्यवस्था करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका वर्णन है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27, इसमें वर्णन किया गया है कि जो धार्मिक कार्य हैं या जो धार्मिक संस्था हैं या धार्मिक कार्यों हेतु करों से छूट, या इसमें कहा गया है कि राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, कोई टैक्स नहीं लेगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, या किसी धार्मिक संस्था को कोई व्यक्ति टैक्स देता है, कर देता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, करों से छूट। ये कहता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में कहा गया है शिक्षण संस्थानों में राज्य निधि से, राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का उपस्थित न होना या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 ये कहता है
भारत सरकार द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं या जो शिक्षण संस्थान हैं, इनमें किसी एक धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर मान लो कोई शिक्षण संस्थान उसी धर्म के लिए स्थापित किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मदरसा, जैसे मुसलमानों के जो होते हैं मदरसा, तो अगर स्थापित उसी धर्म की शिक्षा के लिए हुआ है तब उसमें दी जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य निधि से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपस्थित नहीं होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इन सभी के बारे में आगे पढ़ते हैं पूरा डिटेल से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने का अर्थ ये होता है बिना किसी बाध्यता के, यानी बिना किसी के दबाव में आकर। आर्टिकल 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को बिना किसी जबरदस्ती के या बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाध्यता के स्वीकार कर सकता है। यानी धर्म को अबाध रूप से मानने, जैसे मान लो आपको कोई भी धर्म पसंद है तो आप बिना किसी के दबाव में आकर उस धर्म को मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि साहब मैं इस धर्म को मानता हूँ। आगे है आचरण। आचरण का अर्थ होता है कि उस धर्म में जितने भी कर्म कांड हैं उन सभी को आप अपना सकते हैं। जैसे मान लो अपने यहाँ जो होता है, जैसे मान लो पीले वस्त्र धारण करना या कोई विशेष वस्त्र धारण करना, या फिर इसके अलावा अपने जो बाल वगैरह हैं उसको रखना, चोटी को रखना, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में, तो उस धर्म से जुड़े हुए जितने भी कर्मकांड हो सकते हैं, जैसे मुसलमान वगैरह बुर्खा वगैरह पहनना, तो धर्म से जुड़े हुए जितने भी कर्मकांड, जितने भी आचरण हैं उनको हम अपना सकते हैं। इसकी हमें स्वतंत्रता है। लास्ट में है प्रचार करने की स्वतंत्रता। हम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। हम लोगों को कह सकते हैं कि हमारे धर्म में आइए, हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और अपने धर्म की खासियत बता सकते हैं और लोगों का धर्मांतरण भी करा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, हम किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण ना तो जबरदस्ती करा सकते हैं, ना उसे लालच या पैसे देकर करा सकते हैं। अगर वो अपनी इच्छा से करता है तब उसे हम धर्मांतरण करा सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 25 में कुछ और बातें हैं, उनके बारे में और बताता हूँ। आर्टिकल 25 के अंदर ये कहा गया है कि इसमें दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं कि हम किसी भी धर्म का आचरण कर्मकांड है उनको अपना सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को या किसी दूसरे समाज को या किसी संप्रदाय को अगर उसकी मानहानि होती है या उसे ठेस पहुंचती है या उसका जो धर्म है उसे क्षति पहुंचती है, तो इस स्वतंत्रता पर आप पर प्रतिबंध या रोक भी लगाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रथा थी गोवध। अब ये इस्लाम धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर एक प्रथा थी कि बकरी ईद के अवसर पर एक गौ का वध किया जाता था, यानी गाय को मारा जाता था। तो ये उनकी एक प्रथा थी मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में। लेकिन जो गौ है, जो गाय है, इसे पूजनीय माना जाता है हिंदू धर्म में। तो इस वजह से हमारा जो हिंदू धर्म है इसे ठेस पहुंचती थी। तो इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 25 के तहत ही गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया, गौवध पर रोक लगा दी। तो वो आर्टिकल 25 के तहत थी। इसके अलावा इसमें क्या था, एक संप्रदाय था हिंदू धर्म का ही, जिसे कहते हैं कपाली संप्रदाय। कपाली संप्रदाय। अब जो कपाली संप्रदाय था, इसके जो लोग थे, इनका क्या था कि ये मानव खोपड़ी, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, उस मानव खोपड़ी के साथ नृत्य वगैरह करते थे या फिर ये उसमें भोजन वगैरह करते थे, क्योंकि इस संप्रदाय में ऐसी प्रथा थी। लेकिन इस वजह से जो अन्य धर्म है उनको हानि होती है, उन्हें ठेस पहुंचती है। यानी सदाचार और शिष्टाचार के हित में सर्वोच्च न्यायालय ने कपाली संप्रदाय द्वारा मानव की खोपड़ियों के साथ तांडव करना, मानव खोपड़ियों के साथ तांडव करना या हथियारों के साथ जुलूस या प्रदर्शन करना, इन सब पर रोक लगा दी आर्टिकल 25 के तहत। लेकिन ध्यान में रहे, क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक जनसभा या कोई भी धार्मिक जुलूस आप बिना हथियारों के निकालेंगे। लेकिन एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो सिख धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने, सिखों को कृपाण धारण करने और इसे लेकर चलने का अधिकार है। क्योंकि आपने देखा होगा सिख धर्म के जो लोग हैं वो कोई भी सभा निकालें, कहीं पर भी
एकत्रित हों तो वो कृपाण धारण करके चलते हैं, वो भी एक तरीके से हथियार है। उनको ये स्वतंत्रता क्यों दी गई है? हम मान लो तलवार वगैरह या अन्य किसी के हथियारों के साथ हम कोई भी धार्मिक सभा नहीं कर सकते, इस पर रोक लगाता है आर्टिकल 25। लेकिन सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, क्योंकि ये कृपाण उनके धर्म से जुड़ा हुआ है, ये उनके धर्म का ही एक अंग है, धर्म का एक पार्ट है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। तो ये था हमारा आर्टिकल 25। इसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हम धार्मिक कार्यों की व्यवस्था के लिए कोई भी संस्था वगैरह स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 26 है ये केवल संस्था को ही प्राप्त है, ये किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है कि मान लो कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो आप मुझे टैक्स दें, मुझे पैसा दें और मैं इससे वो व्यवस्था करूँगा। तो किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, ये केवल संस्थानों को ही प्राप्त है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्म समाज या मान लो और भी कोई समाज है, आदि समाज, इस प्रकार से। तो जैसे ब्रह्म समाज अब ये एक संस्था है, धर्म से जुड़ी हुई है, ये धार्मिक कार्यों से संबंधित है। तो ये जो संस्था है, इस संस्था को ये अधिकार है कि आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकती है और इसके लिए संपत्ति भी रख सकती है, इसे संपत्ति रखने का अधिकार है। लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं है। कोई व्यक्ति है कि हिसाब में इस धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो मैं ये संपत्ति रख सकता हूँ, वो संपत्ति ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई संस्था वगैरह बनाई गई है उसके लिए तो वो संस्था संपत्ति को धारण कर सकती है। अब आता है आर्टिकल 27। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस संस्था को मान लो कोई टैक्स देता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने ब्रह्म समाज को 10 करोड़ रुपए दिए, तो भारत सरकार ये नहीं कहेगी 10 करोड़ रुपए का इतना टैक्स हुआ, आप इतना टैक्स दो। तो आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट। 28 में कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये था हमारा चौथा मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब जल्दी से बताओ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि कैसा ये समझ में आया। आप जब कमेंट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो जल्दी से कमेंट करो यहाँ तक ये कैसा समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और ऐसे ही लिखना अपनी डायरी में, नोटबुक में ऐसे ही नोट्स बनाने। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो अब तक हमने बात की हमारे 4 मूल अधिकारों के बारे में। अब आता है हमारा 5वां मूल अधिकार, और इसे कहा जाता है शिक्षा एवं या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये हमारा चौथा मूल अधिकार है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यानी पांचवा मूल अधिकार है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिए, तो ये जो 5वां मूल अधिकार है इसमें केवल 2 ही आर्टिकल आते हैं, 29 और एक आर्टिकल आता है इसमें 30। देखिए, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 29 और एक है इसमें आर्टिकल 30। अगर हम सबसे पहले शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29 की बात करें, तो जो आर्टिकल 29 है इसके अंतर्गत लिखा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, ये उनका मूल अधिकार है।
अब प्रश्न ये बनता है सर, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है? अल्प माने होता है कम, संख्यक माने संख्या में। यानी भारत में ऐसे धर्म के लोग, ऐसे संप्रदाय के लोग, ऐसे समाज के लोग जो संख्या में कम हैं, और भारत में हिंदुओं को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक माने जाते हैं, क्योंकि भारत में लगभग 80% हिंदू आबादी है। बाकी जितने भी धर्म हैं इन सबको भारत में किसका दर्जा दिया गया है? अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया गया है। तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, ये कहता है संविधान का आर्टिकल 29। अब हितों का संरक्षण कैसे होगा, इनके हितों का संरक्षण कैसे होगा? तो इनके हितों का जो संरक्षण है ये होगा कि आर्टिकल 29 के तहत इन्हें अधिकार है अपनी भाषा एवं लिपि बनाए रखने का। इन लोगों की भाषा, लिपि एवं जो संस्कृति है इससे ये बनाए रख सकते हैं, और इसके आधार पर इनके साथ कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा का अर्थ होता है, जैसे मान लो मुस्लिम है, उनकी भाषा है उर्दू, तो उन पर ये कोई प्रेशर या दबाव नहीं रहेगा कि उन्हें हिंदी अपनानी पड़ेगी, वो उर्दू में कोई कार्य नहीं कर सकते, वो अपनी उर्दू भाषा को बनाए रख सकते हैं। लिपि का अर्थ होता है कि आप जिसमें भी लिखते हैं आप, या आपकी जो भी जीवन शैली है, जो भी लिखने की कला है, आप उसे बनाए रख सकते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, तो उसी प्रकार से आपकी जो भी लिपि है उसे आप बनाए रख सकते हैं। ये नहीं है कि आप उस लिपि को नहीं अपनाएंगे। इसके बाद आती है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ ये होता है कि आपका जो भी कल्चर है, आपका जो भी रहन सहन, जो भी खान पान है, आप उसे भी बनाए रख सकते हैं। ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आप पर, भारत में अगर आपको रहना है तो ये सारी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेगी। तो आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनाए रख सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक वर्ग, जिनकी जो संख्या में कम है। तो ये उनका मूल अधिकार है आर्टिकल 29 के तहत। और आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 29। किसके आधार पर? उनकी भाषा, लिपि व कल्चर, संस्कृति के आधार पर। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल जो 30 है इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी इच्छा के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी इच्छा के शिक्षण संस्थान, कॉलेज वगैरह स्थापित कर सकते हैं। वो उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, उनको चला भी सकते हैं। यानी अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग ये चाहता है कि हम अपना कोई शिक्षण संस्थान खोलेंगे, जैसे मान लो कोई मदरसा वगैरह स्थापित करेंगे, तो उसे स्थापित करने का अधिकार है, और वो उसका प्रबंधन भी कर सकता है, प्रशासन भी कर सकता है, क्योंकि ये उनका मूल अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत। तो ये था हमारा 5वां मूल अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अंतिम मूल अधिकार की ओर। यानी अब आता है हमारा अंतिम मूल अधिकार, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम 6वां मूल अधिकार। यानी अब हमें बात करनी है संवैधानिक अधिकार, और ये आता है केवल एक ही आर्टिकल के अंतर्गत। और वो आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32। यानी हमारा जो 6वां और जो अंतिम मूल अधिकार है, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मीन्स होता है इलाज। अगर हम संवैधानिक उपचारों की बात करें तो ये जो मूल अधिकार है इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कहीं पर भी अगर नागरिकों के इन 6 मूल अधिकारों का हनन होता है
तो इन मूल अधिकारों के हनन पर कोई भी नागरिक संवैधानिक तरीके से, संविधान के अनुसार उनका इलाज कर सकता है, उसका उपचार कर सकता है, अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो ये है हमारा 6वां मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वह व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन के विरुद्ध अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी न्यायालय के अंदर वो अपील कर सकता है। वह व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या जो हमारा न्यायालय है, इसमें वो अपील कर सकता है। और आर्टिकल 32 के तहत ही हमारा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय 3 और 2 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और इन 5 प्रकार की रिटों से वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? तो ये करता है 5 प्रकार की। और ये 5 प्रकार की रिटें कौन सी हैं? अगर मैं रिटों का एक तरीके से मतलब होता है आदेश, यानी जैसे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ और वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला गया, सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, उसने अपील कर दी, तो सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 आदेश जारी कर सकता है या 5 रिट जारी कर सकता है। और ये 5 रिट कौन सी हैं और किस प्रकार की हैं, तो इनकी बात करें तो ये हैं। इसमें जो पहले प्रकार की रिट है, इसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे प्रकार की जो रिट है, इसे कहा जाता है परमादेश। परमादेश। तीसरे प्रकार की जो रिट है, इसे कहते हैं प्रतिषेध। और चौथे प्रकार की जो रिट है, इसे कहते हैं उत्प्रेषण। और अंतिम और 5वें प्रकार की जो रिट है, ये कहलाती है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन ध्यान में रहे, वह व्यक्ति, ये उसकी विवेकीय अधिकार होता है किसी व्यक्ति का कि वो मूल अधिकारों के हनन होने पर, ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाए। वो अगर चाहता है तो पहले हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि ये विवेकीय शक्ति होती है व्यक्ति की। वो अगर चाहे तो पहले हाई कोर्ट में जाए और चाहे तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही चला जाए। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन पर सबसे पहले हाई कोर्ट जाता है, तो जो हाई कोर्ट है ये अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये रिट यही होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसी प्रकार की रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वास्तव में है क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को बिना उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि साहब ये तो मेरे मूल अधिकारों का हनन है, और वो अपील कर देता है सुप्रीम कोर्ट में। तब जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हमें अधिकार है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का, और ये अधिकार हमें दे रखा है आर्टिकल, बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत हमें ये अधिकार है कि हम अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, तो ये देता है हमें आर्टिकल 22। अब बिना उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और उसने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तब जो कोर्ट है इस बात की जांच करेगा और सबसे पहले जो रिट जारी करेगा वो रिट होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, और ताकि कोर्ट इस बात की जांच कर सके कि उसकी जो गिरफ्तारी है ये जायज़ तरीके से हुई है या गलत तरीके से हुई है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि गलत तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। ये रिट कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद जो रिट आती है ये आती है परमादेश। परमादेश नामक जो रिट है ये तब जारी की जाती है जब कोई भी व्यक्ति जब न्यायालय में जाता है और कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी उस व्यक्ति के लिए जो उसके कर्तव्य होते हैं या जो उसके सामाजिक कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन नहीं करता है जिसके लिए वो नियुक्त किया गया है,
तब कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपील करता है और इस अपील में जो व्यक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उस पदाधिकारी से, उस अधिकारी से ये पूछता है कि आप अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पद के लिए आपको कार्यभार दिया गया है, आप उस पद का जो कार्य है उसे क्यों नहीं संभाल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर कोर्ट इसमें यह कहता है कि हम आदेश देते हैं, यानी परम आदेश, हम आदेश देते हैं कि आप अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करें। अब इसके बाद रिट आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध नामक जो रिट है, इसमें जो कोर्ट है ये कहता है, या सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है, इसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे उदाहरण के लिए जिला न्यायालय या मान लो हाई कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे आती, तो इसमें कोर्ट ये कहता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं ये अपने यहाँ चल रहे किसी मुकदमे की जो कार्यवाही है ये इसे तुरंत बंद कर दें। यानी किसी मुकदमे की कार्यवाही को तुरंत बंद कराने के लिए कोर्ट प्रतिषेध नामक रिट को जारी करता है। जैसे मान लो होता क्या है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाईकोर्ट वगैरह, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे मान लो कोई 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है और ये आता है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत, यानी इस पर न्यायालय या उच्च न्यायालय इस पर निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन कोई उच्च न्यायालय ऐसे केस की सुनवाई करता है, तब सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध नामक रिट के द्वारा उस कार्यवाही को तुरंत बंद करने का आदेश जारी करता है। इसके बाद आती है उत्प्रेषण नामक जो रिट है। इसमें क्या होता है कि किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों से अधिक जानकारी को अपने पास मंगाता है, कोर्ट से कहता है कि इस मामले में हमें और अधिक जानकारी दो, तो तब वो कोर्ट देंगे। ये होती है उत्प्रेषण नामक जो रिट है। इसमें पांचवी और जो अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है, अधिकार परीक्षा नामक जो रिट है, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में या किसी ऐसे पद का कार्य करने लग जाता है जिसका उसे संवैधानिक हक नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस पद का कार्य करने लग जाता है, तब इस रिट द्वारा कोर्ट उससे ये पूछता है कि आप किस आधार पर इस पद का कार्य कर रहे हैं। यानी अधिकार परीक्षा उसका अधिकार पूछता है कि किस आधार से या किस अधिकार से आप इस पद का कार्य कर रहे हैं, आपको ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये रिट कहलाती है, ये आदेश कहलाता है अधिकार परीक्षा। अब इसके बाद अगर हम आर्टिकल 32 की आगे बात करते हैं, तो जो आर्टिकल 32 है इसके बारे में एक कमेंट है अंबेडकर जी का। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 के विषय में ये कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने। जबकि ध्यान में रहे PT नेहरू ने संविधान की आत्मा ये कहा था प्रस्तावना को। PT नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तो प्रस्तावना को, जबकि अंबेडकर ने किसे कहा था, तो आर्टिकल 32 को। अब ये था हमारा आर्टिकल 32। अब इसके बाद हमारा जो भाग 3 है यानी मूल अधिकार, तो संविधान का जो भाग 3 है ये आता है आर्टिकल 12 से 35 तक। लेकिन अभी तक हमने आर्टिकल 32 तक की बात की, यानी अब हमारे जो आर्टिकल शेष रह गए 33, 34 और 35, तो अब उनके बारे में आगे बात करते हैं। पहले जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और ये कैसा समझ में आया आर्टिकल 32 जल्दी से कमेंट करो। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब आते हैं हमारे जो आर्टिकल शेष रह गए इसमें 33, 34 और 35। अब ये 3 अंतिम आर्टिकल हैं मूल अधिकारों में। अगर हम आर्टिकल 33 की बात करें, तो जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 भाग 3 का अपवाद गठित करता है। यानी हमारा जो भाग 3 है, इस भाग 3 का एक तरीके से अपवाद है आर्टिकल 33। अपवाद कैसे है, अपवाद इस वजह से है क्योंकि मूल अधिकारों में ये है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती। संसद ऐसी कोई, आर्टिकल 13 में इस बात का जिक्र किया गया है आर्टिकल 13 के अंदर कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो कि मूल अधिकारों को
प्रतिबंधित करती हो या मूल अधिकारों पर रोक लगाती हो या मूल अधिकारों को कम करती हो या मूल अधिकारों को समाप्त करती हो, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती आर्टिकल 13 के तहत भारत की संसद। लेकिन इसमें ये कहा गया आर्टिकल 33 में कि संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि संसद विशेष वर्गों में, संसद विशेष वर्गों में मूल अधिकारों को, विशेष वर्गों में मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली, मूल अधिकारों का निर्बंधन करने वाली विधियां बना सकती है। यानी संसद को ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 33 के तहत संसद ऐसा कानून बना सकती है कुछ विशेष वर्गों के संदर्भ में कि जहां पर वो मूल अधिकारों पर रोक या प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि 13 यह कहता है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी। लेकिन इसमें बात को एक तरीके से दूसरे प्रकार से कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि संसद विधि तो नहीं बनाएगी ऐसी जो मूल अधिकारों को छीनती है, लेकिन वो विशेष वर्गों के हित में ऐसी विधि बना सकती है। थोड़ा सा व्यापक तरीके से कहा गया इस बात में। आर्टिकल 13 में तो ये कहा गया है कि ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती, लेकिन इसमें कहा गया है कि विधि तो नहीं बना सकती लेकिन विशेष वर्गों के संदर्भ में संसद ऐसी विधि बना सकती है। और ये विशेष वर्ग कौन से हो सकते हैं? तो ये विशेष वर्ग हो सकते हैं जैसे आर्मी, हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो भारतीय सेना है, तो जो भारतीय सैनिक हैं, सेना में सैनिकों को क्या सामान्य नागरिक की भांति सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं? तब आंसर होगा नहीं प्राप्त होते। सैनिकों को सभी मूल अधिकार या एक आम नागरिक की जगह सभी मूल अधिकार उन्हें प्राप्त सेना में नहीं होते, उन पर निर्बंधन होता है। तो ये कहता है आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 के तहत आर्मी या फिर हमारी जो गुप्तचर एजेंसियाँ CBI, IB या रॉ, तो इनके जो सदस्य हैं इनको मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते। इन वर्गों में मूल अधिकार निर्बंधित रहते हैं आर्टिकल 33 के तहत। तो ये क्लियर। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में ये कहा गया है कि संसद अगर किसी क्षेत्र में, संसद किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अगर कोई ऑपरेशन वगैरह, कोई सर्च ऑपरेशन वगैरह चलाती है, यानी अगर किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, किसी क्षेत्र जैसे मान लो कश्मीर या अन्य कोई क्षेत्र है या कोई आतंकवादी क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ऑपरेशन चला रही है भारतीय सेना आतंकवादियों को पकड़ने का या अन्य कोई ऑपरेशन वगैरह चलाती है, तो सेना क्या करेगी? उस क्षेत्र को पूरा सीज कर देगी। तो उस क्षेत्र में जो भी लोग वगैरह रह रहे होंगे उनको ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इन मूल अधिकारों पर वहाँ पर प्रतिबंध रहेगा। तो ऐसे कानून बना सकती है संसद को ये अधिकार है आर्टिकल 34 के तहत कि वो ऐसी कोई विधि बना दे कि जहाँ पर सेना विधि लागू हो वहाँ पर मूल अधिकार प्रभावी नहीं रहेंगे। ये कहा गया आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि जो भाग 3 है, तो भाग 3 का उल्लंघन होने पर या भाग 3 के अंदर जो दंडनीय अपराध माने गए हैं, जैसे अनुच्छेद 17 का उल्लंघन, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन, या फिर जैसे माना गया दंडनीय अपराध दूसरा अनुच्छेद 23 का उल्लंघन। अब ये ऐसे कार्य हैं जो दंडनीय अपराध माने गए हैं अगर इनका उल्लंघन होता है। अब अपराध के लिए क्या होता है कि अपराध के लिए होती है सजा का प्रावधान। अपराध के लिए क्या होती है? सजा होती है। तो होता क्या है कि आर्टिकल 35 संसद को ये अधिकार दे सकता है कि संसद भाग 3 में जो दंडनीय अपराध माने गए हैं इनके लिए जो दंड का प्रावधान है, जो सजा का प्रावधान है, इसमें नई विधि बना सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दंड है, जो सजा है, इसमें कम या बढ़ोतरी, कमी कर सकती है या बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे मान लो 2 वर्ष पहले अगर चोरी की सजा 5 वर्ष की जेल थी, अगर संसद ये चाहती है कि हम इस सजा को और बढ़ाएंगे तो संसद इसे 7 वर्ष भी कर सकती है या कम भी कर सकती है। संसद इसे 3 वर्ष भी कर सकती है। संसद किस आर्टिकल के तहत? तो ये कर सकती है आर्टिकल 35 के तहत। यानी दंडनीय अपराधों के लिए नई विधियां बना सकती है अपराधों के संदर्भ में आर्टिकल 35 के तहत। तो ये था हमारा मूल अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक हमने एक एक आर्टिकल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो मूल अधिकार थे भाग 3, इसे मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है और आपने भी अच्छे तरीके से इसे पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से आपके समझ में ये आया हो। तो अगर आपके समझ में अच्छे से आया हो तो जल्दी से इस कमेंट करो और मुझे बताओ ताकि मैं आगे आपकी जो क्लास है उसे कंटिन्यू करूं। तो एक बार जल्दी से बता दो
आपके समझ में आया है ये या नहीं? चलिए, तो मुझे ये लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए हैं इसे, अच्छे से आपने पूरा टॉपिक पढ़ा। मूल अधिकार इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आप उसे सरलता से, आसानी के साथ आप उसे कर सकते हैं। तो अब इससे आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा ये रहेगा संविधान के स्रोत। जो भारतीय संविधान है इसके जो सोर्सेस हैं, इसके जो स्रोत हैं, अब नए टॉपिक में हम इसका जिक्र करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो जो भारत का संविधान है इसमें लगभग 60 देशों के संविधान से, भारत के संविधान में लगभग 60 देशों के संविधान से उपबंधों को ग्रहण किया गया है। यानी अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में लगभग कितने देशों से प्रावधानों को ग्रहण किया गया है, तो तब हमारा जवाब रहेगा लगभग 60 देशों से। लेकिन भारत के संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे गहरा प्रभाव जिसका पड़ा है, तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 ये भारत के संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे बड़ा स्रोत है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, और इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस अधिनियम से लगभग भारत के संविधान के 2/3 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं, यहीं से लिए गए हैं। अब इसके बाद अगर हम भारतीय संविधान के स्रोतों में आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 ब्रिटेन। जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, यहाँ से जो भी प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं उनके बारे में। अगर हम ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधानों की बात करें तो कई प्रमुख हैं। जैसे सबसे पहले भारत में संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था की गई है कि साहब एक संसद होगी, संसद कानून बनाएगी, विधि बनाएगी, और संसद के 2 सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये जो पूरी संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय व्यवस्था है, ये कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसी में ब्रिटेन के संविधान से आगे जो ली गई व्यवस्था है, इसमें आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। और अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया ब्रिटेन से। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये होता है कि देश का जो पूरा मंत्रिमंडल है, जैसे कैबिनेट, राज्य मंत्री, तो देश का पूरा जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल जवाबदेह है या सामूहिक रूप से सभी, पूरा मंत्रिमंडल ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसे लोकसभा में अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होना है। ये जो प्रावधान है ये लिया गया है ब्रिटेन से। इसका अर्थ ये होता है कि मंत्रिमंडल का कोई भी एक सदस्य अगर लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर अगर पराजित हो जाता है तो वो संपूर्ण मंत्रिमंडल की हार या जीत मानी जाती है। यानी किसी एक मंत्री के कार्य के लिए पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है लोकसभा में।
ये होता है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और भारत के संविधान में इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 75 के थर्ड में, अनुच्छेद 75 थर्ड में इस बात का जिक्र किया गया है। और ये कहाँ से प्रेरित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है मंत्रिमंडल की व्यवस्था। मंत्रिमंडल व्यवस्था यानी जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था है कि साहब ये 3 प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। तो ये जो पूरी मंत्रिमंडल की व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद ब्रिटेन से ली गई जो अन्य उपबंध है, अन्य प्रावधान है, इसमें आता है कि जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्र का औपचारिक प्रधान होगा। यानी वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के हाथों में होंगी, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रधान। तो राष्ट्रपति की जो औपचारिक प्रधानता है ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से अन्य जो उपबंध लिए गए हैं इनमें आती है एकल नागरिकता। भारत में केवल एक ही देश की नागरिकता होगी। जैसे मान लो कुछ देशों में दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग, देश की अलग, लेकिन अपने यहाँ एक ही है, हम भारत के नागरिक हैं। तो जो एकल नागरिकता है ये कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद ब्रिटेन के संविधान से अन्य जो प्रावधान लिए गए हैं इनमें आता है विधि का शासन। विधि का शासन यानी देश में कानून का नियम होगा, कानून का शासन होगा, विधि के अनुरूप शासन चलाया जाएगा। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी से शासन को चलाए, ऐसा नहीं है। जो कानून होगा, जो नियम होंगे उनके अनुरूप शासन चलेगा। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। इसके बाद ब्रिटेन से अन्य जो प्रावधान लिए गए हैं इनमें आती है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया का अर्थ ये होता है कि जो कानून बनाए जाएंगे शासन के लिए, ये कानून किस तरीके से बनेंगे, लोकसभा में पारित किस प्रकार से होंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद कानून किस प्रकार से बनेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अब इसके बाद अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से जो प्रमुख बातें हैं वो यही थी, ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटिश संविधान से ली हुई। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं और अब बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिकी संविधान, तो जो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो अमेरिकी संविधान से जो लिए गए प्रावधान है इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनमें आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित हैं? तो जवाब रहेगा अमेरिका के संविधान से। इसके बाद यहाँ से लिए गए जो अन्य प्रावधान है इनमें आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी जो देश की न्यायपालिका है ये स्वतंत्र होगी, ये कार्यपालिका के किसी प्रकार के दबाव में नहीं होगी। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो जो उपराष्ट्रपति का पद है कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ही अन्य जो प्रावधान लिए गए हैं उनमें आता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है, प्रस्तावना का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। लेकिन ध्यान में रहे अगर वो कह दे कि प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केवल विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है वित्तीय आपातकाल। यानी अगर देश में धन की कमी होती है
तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो जो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिकी संविधान से लिए गए जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की आप वैसे ना लिखें, इसे ऐसे शॉर्ट में लिखें, ऐसे नोट्स बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिए गए प्रमुख प्रावधान है, अगर हम इनकी बात कर लें तो इनमें सबसे पहले आता है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र व राज्य संबंध, केंद्र और जो राज्य संबंध है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेरित है समवर्ती सूची। भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद अगर हम बात करें आगे फ्रांस के संविधान की, तो जो फ्रांस का संविधान है, फ्रांस के संविधान से ली गई जो मुख्य विशेषता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ली गई मुख्य विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है ये कहाँ से प्रेरित है? ये फ्रांस से प्रेरित है। गण माने होती है जनता, तंत्र माने होता है पूरा सिस्टम, यानी ऐसी शासन प्रक्रिया जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को चलाती है। जैसे हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं एमएलए, एमपी, और वो शासन को चलाते हैं, इसे हम बोलते हैं गणतंत्र। और इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नियुक्त हो सकता है, यानी वंशानुगत नहीं है। तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड, तो जो आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए जो प्रमुख प्रावधान है, अगर हम इनकी बात करें तो कई प्रमुख प्रावधान है आयरलैंड से प्रेरित। जैसे इसमें लिया गया सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण किया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को चुनेगा या मनोनीत करेगा, 12 व्यक्तियों का मनोनयन करेगा राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अर्थ ये होता है कि ऐसा समूह, या निर्वाचक मंडल का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति के लिए जो मतदान करते हैं, जो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं, तो वो जो निर्वाचक मंडल है, ऐसी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कुछ और देश भी हैं, जैसे जापान। अगर हम जापान की बात करते हैं तो जो जापान है, जापान के संविधान से जो ली गई विशेषता है, इसमें एक विशेषता प्रमुख है और ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जापान से ये लिया गया है कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता है इससे वंचित किया जा सकता है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही। यानी किसी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, यानी उसके लिए अगर कोई विधि नहीं है तो ये कहाँ से प्रेरित है? ये प्रेरित है कहाँ से? जापान के संविधान से। इसके अलावा एक देश है दक्षिण अफ्रीका। तो जो दक्षिण अफ्रीका है, उस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से जो ली गई मुख्य विशेषता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मुख्य विशेषता ली गई है इसे कहा जाता है संविधान संशोधन। तो जो संविधान संशोधन है
ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आपात उपबंध हैं, आपात उपबंध, आपातकालीन जो शक्तियां हैं, ये आपात उपबंध ये प्रेरित हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का जो बीमर संविधान है, तो जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित हैं आपात उपबंध, जिनका वर्णन संविधान के भाग 18 में मिलता है। और इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो सोवियत संघ है, जिसे वर्तमान रूस कहते हैं, तो इस सोवियत संघ से, या जिसे आज हम रूस कह सकते हैं, इस रूस के संविधान से जो मुख्य विशेषता ली गई है, ये लिए गए हैं मूल कर्तव्य। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये कहाँ से प्रेरित हैं, तो ये रूस से प्रेरित हैं, जबकि अधिकार कहाँ से, मूल अधिकार अमेरिका से हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये थे संविधान के स्रोत, जो भारतीय संविधान है इसके स्रोत। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ऐसे ही अपने नोट्सों में लिखें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, भारत के संविधान के स्रोत। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से बताया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर नहीं आया हो तो फिर मुझे बता दें, फिर मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको किसी और तरीके से इसे बता दूंगा। और अगर आपके समझ में आ गया तो इसे आप बता दें। तो आज हमारी जो क्लास है ये यहीं तक रहेगी, इससे आगे मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड नाइट, धन्यवाद।